मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में पूछा गया है और इसी के आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आगामी बीपीएससी टीआरई 4 में। तो ये केवल वीडियो 6 to 8 के लिए ही नहीं होगा, जनरल पेपर सबके लिए होगा और 6 to 8 9th 10th 11th 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि इस चैनल के माध्यम से 100% आपका प्रिपरेशन मैं करा दूंगा, मॉडल सेट भी लाऊंगा। पहला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर है। तो शिशु मृत्यु दर क्या कहता है? इसकी परिभाषा बोलता है कि एक वर्ष के अंदर या किसी विशेष वर्ष के अंदर 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तो ये देखिए 1000 ये बच्चे मान लीजिए एक साल में पैदा हुए, जन्म लिए और उनमें से मान लीजिए कि 100 बच्चे एक साल में एक्सपायर हो गए, मतलब मर गए, जिसे मरने वाले बच्चों की संख्या हो गई। तो कितनी हो जाएगी शिशु मृत्यु दर? बताइए कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो यही चीज़ ये बता रहा है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है देश की कुल आय। देखिए देश की कुल आय को जब हम लोग कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बताइए क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय। तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन पर इनकम कैप्चा हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय। और गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और बिहार का सबसे कम है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है यूएनडीपी कह रहा है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? तो ये की गई है प्रति व्यक्ति आय पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर और लोगों की शिक्षा स्तर पर। तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग सेशन को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सतत विकास कहलाता है। देखिए क्या प्रश्न क्या है, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। तो ये हो जाता है सतत विकास। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग। इंग्लिश वाले लोग आप देख लेंगे वहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के। 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्ध अनुपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? परिवहन सेवा क्षेत्र है, मछली पकड़ना, बैंक। अरे दो देखिए ये तो प्राथमिक सेक्टर है, लेकिन ये दो प्राथमिक सेक्टर नहीं है। तो 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र है। ये बैंकिंग भी क्या है? सेवा क्षेत्र है। और प्राथमिक सेक्टर में कृषि कार्य जितने भी होते हैं वो आते हैं। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र में 2 हो गए। तो यहाँ उपर्युक्त में से एक से अधिक। 2011 के जनगणना से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में निम्न में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? आप सबने ये तो देखा कि साक्षरता दर रोहतास का सबसे अधिक है बिहार का और पूर्णिया का सबसे कम,
लेकिन यह ग्रामीण साक्षरता दर की बात किया जा रहा है। तो ये रोहतास और औरंगाबाद की भी है। निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से बोला है किस में, तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन ए ही हो जाएगा, रोहतास और औरंगाबाद। खाली भाषा का खेल कर दिया है यहाँ। ये नहीं कहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब यहाँ ग्रामीण जोड़ दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए कौन सा नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में नहीं आती है। ऋण की शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है, तो ये क्या शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चीज़ें, यानी ब्याज दर, पुनर्भुगतान, दस्तावेजीकरण। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हटाना कहलाता है भूमंडलीकरण, निजीकरण और विनिवेश। यानी कह रहा है सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो ये कुछ भी नहीं कहलाता है। तो 10 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है अनुसूचित व्यापार कार्य प्रणाली के विरुद्ध अधिकार, सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सही है। सेवा प्राप्त करना जारी रखने या न रखने के अधिकार, तो ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपड़ा के बारे में सत्य है? तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है, यही बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? बताइए। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मनरेगा, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तुक्का लगाइए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। और गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना? तो ये मनरेगा शुरू की गई है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किस देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब भोजन की उपलब्धता हो? ई का देखिए प्रश्न नंबर 14 है इकोनॉमिक्स का। 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये तीनों के तीनों सुनिश्चित करती है, तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजन की उपलब्धता हो, अभिगम्यता हो, सामर्थ्य हो। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है, तो अंत्योदय अन्न योजना किससे जुड़ी है? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अल्प रोजगार का अर्थ है, अल्प मतलब होता है कम, और यहाँ है अल्प रोजगार का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो। और देखिए ये सारे प्रश्न टेक्स्ट बुक से लिया जा रहा है, किससे? टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक जो होता है बिहार पब्लिकेशन का, बिहार सरकार का 9th और 10th स्पेशली, चाहे वो कक्षा 1 to 5 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 6 to 8 का हो, या 9th 10th का हो, या 11th 12th का हो, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न टेक्स्ट बुक से ही कवरअप किया जा रहा है और थ्योरी सेक्शन से। तो उसको कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे चैप्टर वाइज करना है, ये मैं इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा, क्योंकि अभी बीपीएससी TRE 4 आने में समय है। तब तक आप इतने प्रिपरेशन कर लीजिए
कि एग्जामिनर कहीं से सवाल पूछे। करेंट अफेयर्स तो आपको देखते रहना है रोज़ आधे घंटा, और उसके लिए घटना चक्र या एसपीडी आप लोग देखते भी हैं, तो वो भी देखिए। और जो जो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा, केवल आप जुड़िए तो पहले से ही। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों के तीनों हो जाएगा। भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO, भारत की जनगणना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम है। तो पहले तो सेवा क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र का, और इसमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ए। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने कहा था ना कि भारतीय यानी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया धन कहलाता है। तो ये खर्च किया धन क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए इन दोनों को छोड़ के अगर आपको 3 ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं सूझ रहा है, उस केस में आप तुक्का क्या मारिएगा? जो लंबाई में सबसे बड़ा ऑप्शन दिखेगा वहीं ज़्यादातर चांस है कि वो आंसर हो सकता है। कब मारिएगा तुक्का? जब आपको एग्जैक्ट आंसर ना पता हो। पहले ध्यान से प्रश्न पढ़िए तब उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संपार्श्विक कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा संपार्श्विक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी? वस्तुओं से वस्तुओं को खरीदना। जैसे अभी भी कहीं कहीं देहात में कुछ समय पहले आप लोग गेहूँ दे करके आइसक्रीम लेते थे। गेहूँ जानते हो ना? आइसक्रीम लेते थे, तो वही वस्तु विनिमय प्रणाली है। चप्पल दे के जूता लेना, लेकिन ये दोहरा संकट उत्पन्न कर देता था। मान लीजिए आपको जूते की ज़रूरत है और मुझे चप्पल की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग कैसे आपस में वस्तु विनिमय करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मुद्रा आकर के इन सारी वस्तुओं का निदान किया, तो अभी मुद्रा प्रणाली है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डैश द्वारा की जाती है। तो ऋण की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा। बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिएगा बड़ा ऑप्शन कितना ज़्यादा सही हो रहा है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बिहार के विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए पढ़ते हैं आगे। 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दर 7% थी। ये तो कथन गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है।
2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज की गई थी, ये भी गलत है। 2016-17 में निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर, तो ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। तो अभी आप क्या मारिएगा 25 नंबर का? मैं अगर कहूँगा कि आपको तुक्का मारना है तो बताइए तुक्का के रूप में कौन सा आंसर मारिएगा? निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। मिलावट का अर्थ है इसका, देखिए यहाँ सीधे पकड़ा जा रहा है कि मिलावट का अर्थ है कि किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना, तो यहाँ मिलावट हो जाएगा। कॉमन सेंस से ये पकड़ा जा सकता था आंसर। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये संरक्षित होने का अधिकार के अंतर्गत आता है। 27 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बड़ा ऑप्शन 2 है और ऑप्शन यहाँ ए होगा, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? कौन सा देश भारत से ऊपर है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश भारत से ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो भूजल जो है ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ज्योग्राफी का भी प्रश्न कुछ कुछ इकोनॉमिक्स में आपको मैच कर जाता है। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, क्लास टेंथ का SCERT का साइंस का MCQ चैप्टर वाइज मैं महत्वपूर्ण MCQ पूरे समझा कर डिटेल से करा रहा हूं, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। फिर उसका केमिस्ट्री, बायो ये सब मैं करा दूंगा और मैथ लाइव आकर के कोशिश करूंगा कि आपको मैथ ऐसे पढ़ाऊं कि जो जनरल पेपर में पूछा जा रहा है और जो मैथ सब्जेक्ट से हैं उनके लिए काफ़ी एडवांटेज मिल जाए मैथ और रीजनिंग का। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 31 नंबर पे चलते हैं और ये प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001-11 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? तो दरभंगा, सिवान, नवादा। नहीं, इसमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो 32 का आंसर जो है वो हो जाएगा डी, ये कोई नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। 34 नंबर प्रश्न देखिए। किस विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रित मूल्यमान क्या कहलाता है? बताइए। तो 34 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऐसे प्रश्न का ज़्यादातर उत्तर होना चाहिए डी, और यहाँ भी उत्तर हो जाएगा डी।
उपर्युक्त में से एक से अधिक। केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य है, तो 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही है, यानी ए। और आखिरी प्रश्नों पे चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, बीपीएससी टीआरई 3 के 9, 10 का मैथ, सोशल सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 का 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित ये करा चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट में सभी का वीडियो पड़ा हुआ है, आप ढूंढ करके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु के लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो ये सभी के सभी विशेषता हैं, तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सेकंड लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य क्या है? तो ये ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 जिला फोरम में 4 सदस्य हैं, नहीं, तो ये आंसर सी हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रीवियस प्रश्न पत्र का टोटल आंसर की समझ लीजिए इसको, और ये करने के बाद फिर बीपीएससी टीआरई 1 के सभी प्रश्न पत्रों का हल हम लोग करेंगे, और उसके बाद चलेंगे मॉडल सेट के तरफ। इसी के आधार पर नए नए प्रश्नों की जानकारी लेंगे पूरे थ्योरी सेक्शन के साथ। टेक्स्ट बुक से ही मैं कराऊंगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।